जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है कक्षा 12 की क्लास के अंदर। हम बात करें सिंधु सभ्यता के इतिहास की, और सिंधु सभ्यता के अंदर हमने अगली क्लासों के अंदर सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा था, और अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की। सिंधु सभ्यता के निवासियों का आर्थिक जीवन कैसा था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसा वहाँ पर व्यापार था, किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाएं थी। तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर कौन कौन से प्रकार की फसलें बोई जाती थी और कहाँ कहाँ से इनका व्यापार था। तो सबसे पहली बात करते हैं सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की, और आर्थिक जीवन में सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कृषि की, कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से कृषि करते थे, खेती करते थे। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो 9 प्रकार की खेती करते थे, 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। जैसे जो गेहूं, खरबूजा, सरसों, राई, तिल, कपास, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो ये हम लोगों को खेती के जो प्रमाण मिले हैं, कृषि के प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण मिले हैं हम लोगों को कालीबंगा से। जैसा हमने पढ़ा कि कालीबंगा से हम लोगों को जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, और बोहरी कृषि के प्रमाण, बोहरी कृषि के प्रमाण, ये दोनों चीजें हम लोगों को कालीबंगा से मिली है। बात करें हम लोग मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो से हम लोगों को सूती का कपड़ा मिला, और साथ ही बात करें रंगपुर और लोथल की, रंगपुर और लोथल दोनों स्थलों की बात करें तो रंगपुर और लोथल से हम लोगों को चावल के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों को कृषि का ज्ञान था, खेती से वो लोग परिचित थे, और वो बहुत सुंदर तरीके से खेती करते थे। इसके बाद में हम आगे बात करें कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कपास की खेती करते थे, और इस कपास को सिंडन कहा जाता था। यूनानी लोग जो थे वो कपास को सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन। तो सिंधु सभ्यता के अंदर ये 9 प्रकार की जो फसलें का उत्पादन किया जाता था उनमें एक कपास थी, और इसी कपास को यूनानी लोग जो थे वो सिंडन के नाम से जानते थे। आगे बात करें कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे जब वो राजस्व की वसूली करते थे, राजस्व की वसूली या लगान एकत्रित करते थे, तो इस राजस्व को वह अनाज के रूप में प्राप्त करते थे। यानी कि उनको जो लगान दिया जाता था वहाँ के शासकों को, राजा महाराजाओं को, तो वो लोग जो नकद नहीं दे करके अनाज के रूप में वो जो है राजस्व या लगान चुकाते थे। तो और साथ ही अगर बात करें कि वहाँ पर दोहरी खेती के अवशेष हमको मिले हैं, या 2-3 प्रकार की फसलों का उत्पादन वहाँ पर होता था, तो वो लोग सिंचाई से भी परिचित थे। सिंचाई सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सिंचाई नहरों के माध्यम से करते थे, और इन नहरों के जो प्रमाण हैं हम लोगों को अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान, और इस अफगानिस्तान के अंदर एक स्थल है जिसका नाम है सोर्तगुई। इस सोर्तगुई से हम लोगों को
नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो कृषि है वो अनाज था, जो खेती थी, फसल जो थी वो 9 प्रकार की फसल होती थी। और कालीबंगा से हम लोगों को जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोहरी कृषि के प्रमाण प्रभाव प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर और लोथल से हम लोगों को चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता के अंदर जो कपास का उत्पादन किया जाता था, इसी कपास को यूनानी लोग जो है वो शिंडन के नाम से जानते थे। और सिंचाई के रूप में नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। और इन नहरों के प्रमाण जो है हम लोगों को अफगानिस्तान के सोर्तकुई से प्राप्त हुए। बात करें अगर राजस्व की, तो राजस्व की जो वसूली है, लगान की जो वसूली है वो अनाज के रूप में की जाती थी। ये इस प्रकार के कृषि के प्रमाण या कृषि जो है, खेती जो है सिंधु सभ्यता में की जाती थी। आगे हम बात करें कि कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण जो है हम लोगों को एक स्थल से मिले हैं और इस स्थल का नाम है मेहरगढ़। आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता में कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उस स्थल का नाम है मेहरगढ़। और साथ ही हम लोगों को जल संरक्षण का प्रमाण भी मिला है। जल को एकत्रित करना या जल का संरक्षण करना, जल संरक्षण के प्रमाण भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। वो हुए हैं धोलावीरा से, गुजरात धोलावीरा से। तो ये दोनों चीज़ें भी हम लोगों को याद में रखनी है। जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से, कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से, और जल संरक्षण के प्रमाण हम लोगों को धोलावीरा से, और नहरों के प्रमाण हम लोगों को अफगानिस्तान के सोर्तकुई से प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं पशुपालन की, कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन जो कृषि से संबंधित था, इसके साथ साथ वो लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे। तो पशुपालन के अंदर हम लोग देख सकते हैं भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता, हाथी, इस प्रकार के पशुओं का पालन जो है सिंधु सभ्यता में किया जाता था। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो पशुपालन का कार्य था, वो पशुपालन का कार्य भी काफ़ी हद तक अच्छा था। कुत्ता, भेड़, बकरी, बैल, हाथी, इस प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता था। और हम लोग अगर देखें तो कुत्ते के प्रमाण हम लोगों को जो मिले हैं वो मिले हैं रोपड़ से। रोपड़ पंजाब के अंदर जो स्थित है, वहाँ से हम लोगों को कुत्ते के प्रमाण मिले हैं कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। और अगर बात करें हम लोग घोड़े की, तो घोड़े के प्रमाण हम लोगों को मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। साथ ही अगर बात करें घोड़े की अस्थियों की, हड्डियों की, तो हड्डियां हम लोगों को प्राप्त हुई है धोलावीरा से, सुरकोटड़ा से। घोड़े की अस्थियां हम लोगों को प्राप्त हुई है सुरकोटड़ा से। और बैल के प्रमाण भी हमको प्राप्त हुए हैं, एक सिंगी बैल, एक श्रृंगी बैल जो हमको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हाथी का कपाल भी हम लोगों को देखने को मिला था हड़प्पा से। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को ये बताता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को पशुपालन का भी बड़ा शौक था। इसके बाद में हम लोग बात करें दस्तकारी की। दस्तकारी मतलब वहाँ का उद्योग कैसा था, वहाँ का किस प्रकार के लोग शिल्पकार थे और कैसे वो क्या करते थे। तो बात करें अगर दस्तकारी की, दस्तकारी उद्योगों से संबंधित दस्तकारी, अगर दस्तकारी की बात करें तो सिंधु सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन मतलब सिंधु सभ्यता के अंदर कांसा बनाया जाता था। तो ये कांसा जो था वो तांबा और टीन को मिला करके किया जाता था। कांसा का निर्माण जो था वो तांबा और टीन को मिलाकर किया जाता था। और साथ ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख जो उद्योग था, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था
वो प्रमुख उद्योग था सूती वस्त्र। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। या सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? सूती वस्त्र उद्योग। इसी के साथ हम आगे बात करें सिंधु सभ्यता के अंदर, तो सिंधु सभ्यता के व्यापार की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता का व्यापारिक जो संबंध था मेसोपोटामिया, मिस्र, बेबीलोन, सुमेर इत्यादि सभ्यताओं से था। तो सिंधु सभ्यता की बात करें व्यापार की, तो सिंधु सभ्यता खुद एक प्रकार की नगर प्रधान सभ्यता थी। और नगर प्रधान सभ्यता का मतलब यह था कि वहाँ पर व्यापारी लोग निवास करते थे। और व्यापार जो था इनका मिस्र की सभ्यता के साथ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। जैसा हमने देखा है कि कालीबंगा से हम लोगों को एक बेलनाकार मोहर मिली थी, और इस बेलनाकार मोहर का जो संबंध था वो सीधा कहाँ से था? मेसोपोटामिया से था। इसके अलावा हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो व्यापार था, वो व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी और ली जाती थी। सिक्कों का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, खरीदी जाती थी और बेची जाती थी। इसके बाद में अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अरब देश यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर जाते थे। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे, सिंधुवासी जो व्यापारी थे, सिंधु सभ्यता के जो व्यापारी थे, इन व्यापारियों को वो मेलुहा नामक शब्द से संबोधित करते थे। मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश। नाविकों का देश यानी कि वो नावों से, जहाज़ों से व्यापार करते थे। इस कारण से सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेसोपोटामिया के जो व्यापारी थे वो इनको आपके मेलुहा शब्द से संबोधित करते थे। इस कारण से सिंधु सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक जो संबंध था, हम इस प्रकार से करते हैं कि सिंधु सभ्यता और अरब की सभ्यता के बीच में जो दो बड़े व्यापार के जो केंद्र थे, एक तो था दिलमून और एक था मकान। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता और अरब की सभ्यता में दो व्यापारिक केंद्र थे, जिसको दिलमून या बहरीन कहा जाता है, और मकान जो था इसको ओमान क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ से तांबा भी लाया जाता था। तो ये दिलमून, बहरीन और मकान, ओमान जो थे, सिंधु सभ्यता और अरब सभ्यता के बीच में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। इसके बाद में अगर बात करें, जैसे हम लोग बात करें नील रत्न की, नील रत्न जो आपके वस्तु थी या जो रत्न था वो लाया जाता था आपके बदखसा से। बदखसा अफगानिस्तान, बदखसा से लाया जाता था। लाजवर्द भी बदखसा से ही लाया जाता था। तो नील रत्न और लाजवर्द दोनों जो थे वो बदखसा अफगानिस्तान से लाते थे। हरित मणि दक्षिण भारत से लाई जाती थी। हरित मणि जो थी वो दक्षिण भारत, और सोना भी जो था वो दक्षिण भारत से लाते थे। तो हरित मणि और सोना ये दोनों चीज़ें लाई जाती थी दक्षिण भारत से। साथ ही हम बात करें आपके शिलाजीत की, शिलाजीत जो होता है, शिलाजीत जो लाया जाता था वो आपके हिमालय क्षेत्र से लाया जाता था। इसके बाद में अगर बात करें सोना चांदी की, सोना चांदी आपके दक्षिण भारत के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे। ईरान और अफगानिस्तान। तो सोना और चांदी ईरान अफगानिस्तान से लाया जाता था। इसके साथ ही हम तांबे की बात करें तो तांबा ओमान के साथ साथ खेतड़ी झुंझुनू से भी ले जाया जाता था। इस क्षेत्र से भी जो है, उस समय झुंझुनू तो नहीं था, परंतु ये क्षेत्र जो था यहाँ से तांबा खेतड़ी से ले जाया जाता था। इसके बाद में हम लोग बात करें हमारा हरा अमेजन जो था, हरा अमेजन
धातु होती है जो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों से ले जाई जाती थी, नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक तंत्र था, कृषि, व्यापार, पशुपालन, ये बहुत ही विकसित अवस्था में था। इस कारण से सिंधु सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता नहीं कह करके हम लोग एक व्यापार प्रधान सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। आज हम इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। अगर किसी विद्यार्थी को किसी भी चीज़ कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे बिल्कुल बेधड़क होकर के पूछिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।